मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो ज्योतिष पर ही है। आज एक जन्मपत्र को लेके ज्योतिष के पूरे सूत्र अपना के इस तरह से कोशिश की जाए कि पूरा कायदे का उसका फल कथन आ जाए। ये आज जन्मपत्र जो है, जिस जन्मपत्र के लेके बात हो रही है, वो जन्मपत्र एक 6 महीने के बच्चे का है। और कोशिश इस तरह से की जाए कि उसके ज़िंदगी के तिहाई भाग को देख लिया जाए, मतलब 20 से लेके 25 या 20-22, जिस तरह से भी उसमें उसके 4 भाव कवर हो जाएंगे। इन 4 भाव में क्या है, इसमें इसका जन्म है, इसमें उसका लालन पालन है, दूसरे भाव में आ जाता है, और उसका रंग रूप क्या है, किस तरह से उसके फीचर हैं, किस तरह से रंग रूप वो है, और परिवार कितना है, उसके रहन सहन के लालन पालन में खान पीन कैसा है उसका, उसको पहनाने के कपड़े और ये सब जो है जो शौकीन चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए, उनके जेवरात वगैरह या जिस तरह की भी चीज़ें वो किस तरह से उसे मिलेंगी, क्योंकि ये तो ग्रहों की उससे आएगा। और फिर उसकी किस तरह से उसके भाई बहन हैं, कितने क्या होंगे, उनसे क्या सुख होगा, उनसे कैसे संबंध होंगे, दूसरे कितना परिश्रमी होगा बच्चा, कितना पराक्रमी होगा, कितना गट्स वाला होगा, और उसकी एजुकेशन का मतलब एकेडमिक एजुकेशन, जो पढ़ाई के लिए, जो नौकरी लिए की ज़रूरत है। और हायर एजुकेशन तो थोड़ी आगे ही है, और वैसे भी इसमें 20-25 साल में तो नहीं होती, इसमें में तो पढ़ाई के मतलब जो नौकरी के लिए ज़रूरत आजकल ज़रूर पड़ती है, पीजी वगैरह जो भी कुछ कर लें आप, वो एजुकेशन जो है इसमें आती है। तो अब इसमें क्रम से ऐसे देखा जाए, जैसे पहले लगन देख ली जाए। लगन मुख्य चीज़ होती है। लगन जो है, लगन का स्वामी बुध है, कन्या राशि है, कन्या लग्न है इसकी, तो कन्या का स्वामी बुध हुआ। बुध की 2 राशियाँ होती हैं, एक कन्या राशि हुई और एक उसकी मिथुन राशि हुई। तो एक तो लग्न में हो गई, पहले भाव में हो गई, दूसरे 10वें भाव में हो गई। तो एक त्रिकोण में और एक उसमें लग्न में, तो केंद्र में। तो इस तरह से ये बुध जो है पूर्ण योगकारी ग्रह हो गया। इसका मतलब बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इसकी। अब इसकी प्लेसमेंट, इसकी वो स्टेज वो देख ली जाए कि कहाँ पे किस तरह से बैठा हुआ। तो ये अष्टम भाव में बैठा हुआ। अष्टम भाव आमतौर से बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन बुध अगर बली है तो अष्टम भाव में वो शुभ फल देगा, वो खराब फल नहीं देगा। इस तरह से ज्योतिष की मान्यताएं हैं। दूसरे, इसकी नवांश में पोजीशन देख ली जाए, तो नवांश में ये कर्क राशि, मतलब कर्क के कर्क का मतलब शुभ हुआ, चंद्र की राशि हुई, तो वो शुभ नवांश माना जाएगा। तो शुभ नवांश में और चौथे भाव में केंद्र में है, इसका मतलब पोजीशन यहाँ पे उसकी अच्छी हो गई। कहाँ अष्टम में था, कहाँ केंद्र में आ गया, चौथे में आ गया। दूसरे, ये केतु के नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। अब केतु कहाँ बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है दूसरे भाव में। उसका स्वामी कहाँ, किसके घर में, वो बैठा है शुक्र के घर में। शुक्र की पोजीशन अभी शुक्र को भी देखा जाएगा, अच्छी पोजीशन में है वो शुक्र ग्रह, चूँकि स्वामी ग्रह होता है। और शुक्र इसमें इस कुंडली में चूँकि दूसरे का भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है, तो शुक्र भी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो केतु शुक्र के घर में बैठा हुआ है। दूसरे क्या नाम, इसके केतु जो है, केतु जो है गुरु के नक्षत्र में है। केतु का भी तो किसी नक्षत्र में होगा, तो वो गुरु के नक्षत्र में है। तो गुरु तो बहुत ही सौम्य ग्रह होती है। गुरु है कहाँ, गुरु एक तो बैठा हुआ है धनु राशि, तो उसकी रहती है 6, 7, 8, 9 चौथे भाव में, 6, 7, 8, 9 चौथे भाव में है, उसकी केंद्र में है। और एक जो है न दोनों केंद्र में है, दूसरी सप्तम में है। और गुरु बैठा हुआ है सप्तम में सुराशि का होकर, मानी मीन राशि का होते हुए। तो इसका मतलब केतु के हिसाब से भी ये देखा जाता है, जिस ग्रह में आपकी पोजीशन है उसका डिस्पोजिटरी की, यानी जो हटाता है जिस ग्रह को, जिसमें आप हैं, उसका ग्रह कहाँ चला गया उसकी पोजीशन भी देखी जाती है। तो उसका डिस्पोजिटरी बोलते हैं ग्रह को, तो वो पोजीशन भी देखी जाती है। तो सबका एक पूरे का सब मिला के तभी तो गणित से निकलता है उसका फल। एक से थोड़ी है, एक ग्रह का, एक नक्षत्र का, इस सब का आपस में कितना लिंक है, किस तरह से कौन किसको प्रभावित कर रहा है उससे फलित किया जाता है। तो बुध की पोजीशन तो बहुत ही अच्छी हो गई। अच्छा, दूसरे अष्टक वर्ग में भी मेष राशि में बैठा हुआ है बुध, तो वहाँ पर लग्न ने भी इसे बिंदु दिया और लग्नेश ने भी बिंदु दिया। इसका मतलब इसकी पोजीशन स्ट्रांग है। अब दूसरे भाव को देख लिया जाए। दूसरा भाव जो है, दूसरे भाव की राशि है तुला।
तुला का स्वामी हुआ शुक्र। तो शुक्र की 2 राशियाँ हुई, एक तो तुला दूसरे भाव में हुई और दूसरे वृक्ष वाली राशि हो गई वो 9वें भाव में हो गई। तो ये सूत्र है इसका ज्योतिष का कि दूसरे भाव वाले की दूसरी राशि जिस घर में होगी वो पूरी शक्ति उसे पूरा फोकस उधर हो जाएगा। तो ये 9वें भाव में आ गया, तो योगकारी ग्रह ये भी है और इसको पूरी शक्ति जो है पूरा फल दोनों का यही देगा, का नाम 9वें भाव वाला शुक्र ही देगा। अब शुक्र की प्लेसमेंट देख ली जाए, शुक्र है कहाँ बैठा हुआ। शुक्र जो है सिक्के के अति मित्र, क्यों तात्कालिक मित्र भी हैं और नैसर्गिक मित्र भी हैं। शनि के घर में शुक्र बैठे हुए हैं, कौन से घर में, 6ठे में। तो वैसे भी का नाम अच्छा शुक्र के लिए ये चूँकि और ये का नाम ये जो शनि है वो योगकारी भी हैं को उनकी ये तो 6ठे का हुआ कुंभ राशि और उनकी मकर राशि है 5वें में, तो योगकारी ग्रह हुए, तो योगकारी ग्रह के घर में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरे इससे भी अच्छी स्ट्रांग शुक्र के लिए ये है कि नवमांश में ये वर्गोत्तम है, उसी में है का नाम कुंभ राशि में ही, वहाँ अपने नवमांश में है। तो पोटेंशियल में ये बहुत वर्गोत्तम, बहुत ज़्यादा ताकतवर ग्रह मान लिया जाता है। दूसरे ये राहु के नक्षत्र राहु के में है। अब राहु कहाँ है, राहु को देखिए आप, राहु बुध के लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं और राहु फिर जाके का नाम नवमांश में त्रिकोण में दूसरे भाव में चले जाएंगे और अकेले बैठेंगे, तो राजयोग बनाते हैं वो। तो इसका मतलब यह है कि हर पॉइंट से सबका देख लिया जाए, उनके नक्षत्र को भी देख लिया जाए, जहाँ भी बैठे हुए हैं उनके नक्षत्र को भी, उसके नक्षत्र की पोजीशन देख ली जाए कहाँ पे हैं। तो और दूसरे राहु के भी नक्षत्र को देखा, राहु जो है वो उसके राशि तो देख ली कि वो उसमें वृक राशि में इधर बैठे हुए थे और वहाँ जाके वृक राशि में बैठी, उधर नहीं, यहाँ तो इनके पास मेघ राशि में थे, वहाँ वृक राशि में हो गए और का नाम, लेकिन नक्षत्र उनका जो है सूर्य का है और सूर्य वैसे तो मीन राशि में लग्न में, लेकिन उनका मान जो है बिल्कुल संधिकाल में है, उनका झुकाव पूरा मतलब मेघ वाले उसमें आ गए, मेघ राशि वाले में। तो मेघ का मतलब हुआ उच्च के सूर्य, तो उच्च के सूर्य के राशि में इनकी वो है नक्षत्र है। तो इस तरह से ये भी बहुत ही शुक्र की भी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग ही मानी जानी चाहिए। अब तीसरा आएगा पराक्रम है छोटे भाई बहन का, जिसमें और आपके गट्स का कितनी मेहनत करेंगे ये सब आया। इसके स्वामी ये आई का नाम 8वां 6 7 8 का मतलब हुआ वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल कहाँ बैठा हुआ है, मंगल अष्टमेश और तृतीयेश होके 6ठे भाव में बैठे हैं, तीसरे के मालिक और 8वें के मालिक। तो 8वें का मालिक 6ठे में बैठता होता है, तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। दूसरे ये चूँकि दोनों जगह खराब जगह थी, फिर विपरीत उसमें बैठा। दूसरे ये मित्र नहीं होना चाहिए, विपरीत राजयोग के लिए ग्रह का लगने से मित्रता नहीं होनी चाहिए, तो इनकी मित्रता तो है नहीं उनसे नवांश में। अच्छा दूसरे फिर इधर अब नवमांश में पोजीशन देख लीजिए इनकी का नाम मंगल की, मंगल वहाँ लग्नेश हो गए, मेघ राशि की लग्न हो गई नवमांश में, और इनकी पोजीशन नवमांश में क्या हो गई, ये स्वयं सुग्रही होते हुए वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में आके बैठ गए। तो चूंकि सुग्रही हैं और लग्नेश हैं, लग्नेश कहीं भी बैठ जाए वो नुकसान तो पहुंचाता नहीं, वो तो फायदा ही पहुंचाता है। तो ये 3 ग्रह 3 वाले हो गए। अब चौथा भाव आया धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हुए गुरु। तो गुरु दूसरी राशि है उनकी मीन, तो मीन राशि में आके एक राशि तो उनकी केंद्र में है ही, दूसरी भी उनकी केंद्र में सप्तम भाव में आ गई। और गुरु की सबसे बढ़िया पोजीशन ये है कि गुरु जो है नवमांश में जाके मतलब कर्क राशि के होते हुए कर्क राशि से के नव और उसमें केंद्र में जाके बैठ गए चौथे भाव में। और सबसे एक स्पष्ट बात यह है कि गुरु अपने ही नक्षत्र के स्वामी हैं। पूर्वा भाद्रपद में इनको मिला हुआ है, ये इनका नक्षत्र है। और पूर्वा भाद्रपद जो है उसका स्वामी वो का नाम वो ही होता है, गुरु होता है। तो नक्षत्र उनका स्वयं का है।
तो इसका मतलब पूरी इंटेंसिटी गुरु की अपनी जगह पे। तो ये चारों ग्रह चौथे, पहला भाव में गुरु, दूसरे में मंगल, न दूसरे में शुक्र, तीसरे में मंगल, चौथे में गुरु, चारों की पोजीशन बड़ी सॉलिड है हर पॉइंट से, नवमांश से भी, उनकी खुद की पोजीशन से भी, और का नाम उनके नक्षत्र के हिसाब से भी। फिर नक्षत्र के में नक्षत्र कहाँ बैठा हुआ, कौन सी राशि में बैठा हुआ, और नक्षत्र की क्या पोजीशन है, उस सबसे ये चारों बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हैं। अब थोड़ी बात ये देख ली जाए, ये तो हो गया कि इनकी पोजीशन अच्छी है, तो इस जातक को ये जीवन अच्छा कटना चाहिए। अब थोड़ी सी बात एक और रही कि ये कौन से टाइम, ये तो हैं, लेकिन इन्हें दशा कौन सी मिलेगी, इनकी जो फल है इनका, जिनके बारे में जिक्र हो रही है, उनकी दशा भी तो मिलनी चाहिए, तभी तो अच्छे ये योगकारी और पूर्ण योगकारी, और ये जो इस तरह से हैं विपरीत राजयोग वाले, इनकी दशा भी तो आनी चाहिए। तो इनकी दशा के लिए इसमें जो है 35 तक, अभी 15 साल लगातार, लगभग 12-13-15 साल ये जो है उसमें है। अब ये शुक्र की महादशा इन्हें मिली हुई है, और 3 साल तक, अब से अभी से लेके, मतलब ये 22 है, 25 तक, अगस्त 25 तक, अगस्त में ये लगा है, का नाम इनको मिला है राहु की अंतर्दशा। तो ये 3 साल तो राहु की अंतर्दशा चलेगी। राहु की पोजीशन देख ली, राहु नवमांश में योगकारी है, उसके का नाम अकेला बैठा हुआ है और अच्छे नवमांश में है, शुक्र का अच्छा नवमांश माना जाता है, और उसकी जो का नाम इसका वो देखा गया, का नाम उसका नक्षत्र देखा जाएगा, तो वो गुरु के नक्षत्र के सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, जो उच्च का स्वामी हो, जो उच्च का मालिक हो, उच्च का बन गया उससे चलित से जाके। तो अब इनकी पोजीशन, ये पूरी पोजीशन में ये जितने भी आ रहे हैं, यही सब आ रहे हैं। शुक्र आ रहा है, फिर शुक्र के बाद में आपके शनि आ रहा है, बृहस्पति आ रही है, बुध आ रहे हैं, यही सब आ रहे हैं। इन सब की पोजीशन, शनि भी इसमें है, शनि इसमें पूर्ण योगकारी है, 5वें का स्वामी है, 5वें में मकर राशि उसकी 5वें में है, तो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है उसकी। तो कहीं पर भी ये कोई भी इनमें कमज़ोर नहीं है। तो ये 15 साल तो यही गुजर गए। अब 10 साल इसके बाद में सूर्य के ओर मिलेंगे। तो सूर्य की पोजीशन उच्च का है, नवमांश में जाके अच्छी पोजीशन में है। तो सब मिला के इसका अर्थ ये निकला, इस जातक को ये पूरा कालखंड कहीं पर भी ग्रहों की चाल से कहीं नुकसान होने के चांस कम दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ बातें रह गई हैं इसमें। तो इन सब के हमने सर्वाष्टक भी देखा है, सब ग्रह के सर्वाष्टक में सब अच्छी जगह, अपने तो स्वयं तो विद लिया ही, मतलब अपने राज्य जिसमें ये बैठे हुए हैं उसमें खुद का भी तो मान ही नहीं था, उसमें ये खुद शुभ थे या नहीं थे, तो ये सब शुभ हैं। ज़्यादातर लग्न ने सबको दिया है, और जो सूर्य ने सबको दिया है, चंद्र ने दिया है, यही मुख्य ग्रह होते हैं जिनका इनको सबको मिला हुआ है, वहाँ से बिंदु मिला हुआ है, मतलब शुभता मिली हुई है। दूसरे अब जो है एक ही थोड़ी सी जो थोड़ी बहुत अब ये है, कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो उस समय जो गोचर होगा फलों का ना ग्रहों का, उस गोचर के हिसाब से थोड़ी बहुत दिक्कत, मतलब थोड़ी बहुत कुछ पीरियड के लिए सब मिला के इसका अच्छा जीवन गुजरना चाहिए। मतलब लालन पालन भी अच्छा होना चाहिए, खुद की परिश्रमी होना चाहिए, तंदुरुस्ती से चीज़ अच्छा होना चाहिए, जीवन मतलब इसकी अच्छी उम्र होनी चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, पारिवारिक बैकग्राउंड भी अच्छी होनी चाहिए, माँ बाप का इन्हें सुख मिलना चाहिए, और परिवार में भी छोटे भाई बहन का भी कायदे से सुख मिलना चाहिए। अच्छा, चूँकि बहुत लंबा वीडियो हुआ जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।